प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अभी जो हमने या पिछली कक्षा में आपने देखा था कि यहाँ हमने जो किताब के पीछे के सवाल जो आपको दिए गए थे या किताब के अंदर वाले उदाहरण जो हमें दिए गए थे, वो हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर के सारे सवालों को कर लिया है। ठीक है, इसमें हमने केवल प्रश्न क्रमांक 32 का सी आपको करने के लिए कहा था, जिसमें से बी हमने करवा दिया, ए करवा दिया, डी करवा दिया। जो बी आपका जिस तरीके से होना था उसी तरीके से आपका सी होना था। ठीक है, तो जैसे हमने बी को किया है वैसे ही आपको सी को कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए अब यहाँ पर हम आगे की ओर चलते हैं, अर्थात हमारे इस पाठ के एक नया टॉपिक लेते हैं। ठीक है, और वो है हमारी ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा या तापीय प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा उसे? ऊष्मा या तापीय प्रभाव। इसको हम बोलते हैं तापीय प्रभाव या ताप का प्रभाव, ये भी कह सकते हैं, या ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव कह सकते हैं, ताप का प्रभाव कह सकते हैं, या उसका तापीय प्रभाव कह सकते हैं। किस पर? एक चालक तार पर। किस पर? एक चालक तार पर। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा, और चालक तार के लिए आपकी धातुएं कौन कौन सी होती हैं हमने आपको बताया था पीछे। जैसे कि आपका चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सिल्वर है आपका, या एल्युमिनियम है। ठीक है, या आपका लोहा है। सबसे अच्छा चालक हमने चांदी बताया था। तो अर्थात इस प्रकार का हम कोई एक चालक पदार्थ लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? कोई चालक पदार्थ लेते हैं, और उस चालक पदार्थ को हम यदि धीरे धीरे ऊष्मा देते हैं या उसमें धीरे धीरे विद्युत देते हैं या उसमें धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, तो उसमें क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही आपका क्या कहलाता है? तापीय प्रभाव या ऊष्मा का प्रभाव। और यहाँ हम बात करेंगे कि जो आपका स्रोत होगा, अर्थात हम उसको गर्म किससे कर रहे हैं, हम उसको ऊर्जा किससे दे रहे हैं, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो हम ऊर्जा देंगे वो एक बैटरी के कारण देते हैं। किसके कारण देते हैं बेटा? बैटरी के कारण। तो यहाँ और बैटरियों में क्या होता है? आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, और वो किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन जो हमारा पंखा होता है, इसमें हम क्या देते हैं? बिजली देते हैं, अर्थात विभव देते हैं। उसमें विद्युत धारा भी होती है। ये कौन सा है आपका? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा वाला, अर्थात हम इसे क्या बोलते हैं? विद्युतीय ऊर्जा। विद्युतीय ऊर्जा। और ये आपको हमें क्या देता है? हवा देता है। और ये आपकी कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसी प्रकार से आपके कुछ अलग अलग ऊर्जा रूपांतरण के नियम होते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। 8वीं में और 9वीं में आपने काफ़ी अच्छे से देखा है इसको। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमें लिया गया है, यहाँ हम बात करते हैं किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में ऊष्मा देने पर या किसी चालक में विद्युत परिपथ से बैटरी के द्वारा जोड़ने पर
बैटरी के द्वारा जोड़ने पर, अर्थात ये आपका कोई एक चालक पदार्थ दिया हुआ है इस प्रकार से, और इसको हम यहाँ पर किससे जोड़ते हैं, इधर बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, और हमने इसको नाम दे दिया गया है बैटरी। इसके बाद में ये जो आपका रखा गया है ये क्या है, आपका चालक धातु है या चालक तार है। ठीक है, इसमें आपकी क्या प्रवाहित होती है, धारा। क्या प्रवाहित होती है, धारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है, बैटरी से हम क्या देते हैं बताइए। बैटरी में यहाँ लिखते हैं, बैटरी में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके चालक तार में प्रवाहित की जाती है। देखिए, आपका जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और वो हमें बैटरी या सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा से हमें किस में प्रवाहित करता है, वो विद्युत ऊर्जा में आपको रूपांतरित करता रहता है। ठीक है, और ये जो अब देखिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ जो हम लिखेंगे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से लगातार टकराने पर बैटरी की संपूर्ण ऊर्जा नष्ट या क्षय होती रहती है, और यह ऊर्जा कौन सी जो नष्ट होती रहती है, ऊष्मा के रूप में बदलती है। किसमें बदलती है बेटा, ये ऊष्मा के रूप में, और यही चालक का तापीय प्रभाव, तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। अर्थात यहाँ जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि किसी चालक तार में हम यदि बैटरी से जोड़ते हैं, और हम जानते हैं कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पाए जाते हैं तो ये इधर उधर गति करते हैं। क्या करते हैं, गति करते हैं। अब देखिए, जिसके कारण
जिसके कारण चालक में गतिज ऊर्जा, जिसके कारण चालक में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बेटा? गतिज ऊर्जा। और जब किसी चालक तार में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसका ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। या हम बात करते हैं किसी चालक तार में, और चालक में क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो किसी चालक तार में या किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में बैटरी से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में लगातार रूपांतरित होती रहती है। और जब ये लगातार रूपांतरित होती रहती है तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। और यही जो प्रभाव है, इसके कारण जो आपका चालक तार है वो गर्म हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत के कारण ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहलाता है। और इसके कारण चालकों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसके जो आपके उदाहरण होते हैं, उदाहरण कौन कौन से देख लीजिए। उदाहरणों में सबसे पहले जैसे कि आपका हीटर, क्या है? हीटर। अब देखिए, हीटर में हम क्या करते हैं? बिजली का तार से जोड़ते हैं, क्या देते हैं हम उसमें? इलेक्ट्रिक ऊर्जा। ठीक है, या इलेक्ट्रिक ऊर्जा जब हम देते हैं तो वो हमें क्या देता है? उसके अंदर जो लगी हुई स्प्रिंग होती हैं वो स्प्रिंग धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर देती हैं और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि इन स्प्रिंगों से हमें ऊष्मा प्राप्त होने लग जाती है और हम अपना कुछ भी सामान उस पर बना सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक प्रेस या इलेक्ट्रिक इस्त्री, ठीक है, विद्युत इस्त्री, या इसको हम सीधी सी भाषा में विद्युत प्रेस भी कहते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कपड़ों पर प्रेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो ओवन भी होता है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आपके सर्दियों में काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत गीजर आदि। ये सभी किसके उदाहरण हैं? आपके ऊष्मा के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है बेटा? ये ऊष्मा के उदाहरण हैं। तो एक बार इसको दोबारा देखिए। ठीक है, फिर हम इसमें से एक सूत्र निकलेगा, उस सूत्र को आगे करेंगे तो उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। तो एक बार इसको देख लीजिए जो आपको लिखना है। किसी चालक में विद्युत परिपथ से बैटरी के द्वारा जोड़ने पर, यहाँ हमने बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी है, ये चालक तार है, ये इसका विद्युत परिपथ है और यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? आई आ जाएगी। ठीक है, आई क्या है? विद्युत धारा है। अब देखिए, बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। ठीक है, और चालक तार में प्रवाहित की जाती है। और जब चालक तार में प्रवाहित की जाएगी तो चालक तार में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर गति करते हैं और किससे टकराते हैं बेटा? ये परमाणुओं से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? परमाणुओं से। कौन टकराते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये लगातार टकराते हैं जब तक कि बैटरी की संपूर्ण ऊर्जा नष्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, अर्थात नष्ट होती रहती है या क्षय होती रहती है। क्षय का मतलब भी यहाँ पर नष्ट होना है। ठीक है, और यह ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है और यही प्रभाव चालक का तापीय प्रभाव कहलाता है। और यह जिसके कारण चालक में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसके उदाहरण आपको हीटर हमने दिया है, विद्युत प्रेस या जिसे हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं, और आपका विद्युत गीजर इसमें हमने काम में लिया है उदाहरण के लिए। इसके बाद में हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है, ये सभी आपको उतार लेना है। जो अभी आपकी हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो को थोड़ा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको उतार लेना। अब देखिए बेटा, आगे चलते हैं। और जब हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो देखिए,
किसी परिपथ में, किसी परिपथ में t समय में, t समय में q आवेश प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होने पर, ठीक है, उस चालक में, उस चालक में या प्रतिरोध में, ठीक है, उस चालक में या प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर B वोल्ट विभवांतर, B वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि किसी चालक तार में या किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम जो इसका चित्र बनाते हैं, ये हमने यहाँ पर प्रतिरोध ले लिया है, इस प्रतिरोध को हमने यहाँ पर बैटरी B से जोड़ दिया गया है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्रतिरोध R, यहाँ से आपकी विद्युत धारा I। तो इस चालक तार के सिरों के मध्य यहाँ से यहाँ तक क्या प्राप्त होता है, विभवांतर B, और ये क्या है, आपकी बैटरी है, ठीक है। ये इसका परिपथ चित्र हो गया। अब देखिए, यहाँ जब हम बात करते हैं तो इसके बाद में फिर हम देखते हैं दोबारा से, तो t समय में जब किसी चालक तार को विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है या बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो उस विद्युत परिपथ में t समय में आपके q आवेश प्रवाहित होते हैं, या t समय में q आवेश प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि t समय में प्रवाहित होने, t समय में आवेश q प्रवाहित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ लिखेंगे हम कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है। इसके बाद में आप कार्य को हम किससे लिखते हैं बेटा, W से, आवेश को किससे लिखते हैं, Q से, विभवांतर को किससे लिखते हैं, B से। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, सूत्र आ गया। अब देखिए, Q क्या है, आवेश, B क्या है, विभवांतर। अब देखिए, यहाँ पर आपका प्रतिरोध क्या है, R प्रतिरोध में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है, विभवांतर। क्या प्राप्त होता है बेटा, विभवांतर। और जब विभवांतर प्राप्त होता है तो वो किसके बराबर में होता है, बैटरी के बराबर में, ठीक है। और या हम जो विद्युत धारा हमने पढ़ी थी या प्रतिरोध के लिए हमने ओम का नियम पढ़ा था, तो हमने आपको ये बताया होगा, ठीक है, बताया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर जब हम B का मान रखेंगे ओम के नियम के अनुसार, क्या रखेंगे, IR, क्या रखेंगे, IR। अब हम लिखते हैं यहाँ पर विद्युत धारा से, यहाँ पर विद्युत धारा सूत्र से I बराबर क्या होता है बेटा, Q गुणा T।
और यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा T। ठीक है, इसके बाद में अब लिखते हैं हम ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, यहाँ पर B बराबर क्या होता है, I गुणा R। B बराबर क्या होता है, I गुणा R। ये आपकी समीकरण कौन सी है, तीसरी। और ये यहाँ पर आपकी समीकरण कौन सी है, दूसरी। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसको 1 बोल देते हैं। तो विद्युत धारा के सूत्र से यहाँ पर हमने क्या लिया है, I बराबर Q बटे T। इसके बाद में यहाँ इसको हमने पक्षांतरण करके Q बराबर क्या हो गया, I गुणा T। क्या हो गया, I गुणा T। इसको हमने कौन सा समीकरण नंबर दिया हुआ है, दूसरा। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि ओम के नियम के अनुसार B बराबर क्या होता है, IR। अब हम समीकरण B का और Q का मान यहाँ रख देते हैं, तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, W का मान। लिखेंगे समीकरण 1 में 2/3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2/3 का मान रखने पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान क्या रखेंगे हम, I गुणा T। क्या रखेंगे, I गुणा T। इसके बाद में यहाँ गुणा का चिन्ह ये आ गया। B का मान क्या रखेंगे हम, बताइए, I गुणा R। क्या रखेंगे, I गुणा R। ये हमने यहाँ पर मान रख दिया है। और जब हमने इसको मान रख दिया है तो यहाँ पर हमें एक समीकरण एक नया बन जाता है, W बराबर I का गुणा I से करो तो कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R और T। ये समीकरण हमें प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखेंगे, जो आपका यहाँ किया गया कार्य है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, ऊष्मा में। यहाँ जो आपका किया गया कार्य है वो किस में परिवर्तित हो रहा है बेटा, ऊष्मा में। तो यहाँ पर हम किए गए कार्य को, W को भी किस में लिख देंगे हम, ऊष्मा में लिख देंगे। तो एक बार ये समीकरण हम दोबारा से समझ लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए, ये हमने कर लिया था कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के सिरों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर, जिसको हम क्या बोलते हैं, B। तो इसमें विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। ठीक है, तो कार्य को लिखते हैं W से, आवेश को लिखते हैं किससे, Q से, विभवांतर को लिखते हैं किससे, B से। फिर हम जानते हैं कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि विद्युत धारा के सूत्र से क्या होता है, W के लिए जब हम कार्य को बदलेंगे तो I बराबर क्या होता है, Q बाई T। या यहाँ पर I बराबर क्या होता है, Q बटे T। और जब ये Q बटे T होता है तो इसका हम पक्षांतरण करके Q का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, Q बराबर I गुणा T। इसको हमने कौन सा समीकरण दे दिया है, दूसरा वाला। फिर हम ओम के नियम से जानते हैं B बराबर क्या होता है बेटा, IR। इसको हमने समीकरण कौन सा दे दिया है, तीसरा। फिर हमने B का मान और Q का मान कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। तो Q का मान हमने यहाँ रख दिया है I गुणा T, गुणा के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह, और B की जगह क्या रख दिया है, IR। फिर हम जब इसको खोलेंगे तो I का गुणा किससे होगा, I से होगा, तो I स्क्वायर गुणा R अकेला है, T अकेला है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें थोड़ा आगे और चलते हैं, ये आपको उतार लेना है बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसमें आगे चलते हैं तो इस समीकरण को दोबारा इधर लिखते हैं। ठीक है, W बराबर I स्क्वायर गुणा R गुणा T। हम अब देखिए यहाँ परिपथ में ऊष्मीय प्रभाव के लिए कार्य
कार्य ऊष्मा के बराबर होती है। कार्य ऊष्मा के बराबर होता है, बराबर होता है, अर्थात कार्य बराबर ऊष्मा, या W/H। हम ऊष्मा को किससे लिखते हैं? हीट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हीट से लिखते हैं। ठीक है। अब इसका मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण में। इसके बाद में प्राप्त मान, प्राप्त मान क्या होगा बताइए? W की जगह हमें क्या रख देना है? H रख देना है। तो H बराबर I²RT, यही ऊष्मा का प्राप्त नियम होता है, जो आपको समीकरण नंबर 4 है। जो आपको यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सी है? 4। और यही हमें ऊष्मा के लिए धारा प्रवाह करने पर ये हमें सूत्र संबंध यहाँ पर स्थापित करना था। और जब ये सूत्र स्थापित करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे, और यही इसका जूल के लिए कौन सा प्रभाव होता है? ये इसका तापीय प्रभाव या तपन प्रभाव, या जूल का तापीय नियम भी कहते हैं इसको। जूल का तापीय प्रभाव, तपन नियम या ऊष्मीय नियम भी, ऊष्मीय ऊर्जा भी इसको कहते हैं। तो इससे हमारे आपके 3 संबंध निकलते हैं, वो संबंध भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये बेटा आपने उतार लिया होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर इसके 3 संबंध देखने हैं, और वो 3 संबंध कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके बाद में आपका इसी से संबंधित अगला टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं आधारित संबंध। आधारित संबंध। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी ऊष्मा है H समानुपाती I², अर्थात हम इसे क्या कहेंगे? ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के कैसी है? समानुपाती है। यहाँ ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती है। इससे अगला क्या निकलेगा? इसको हम कहते हैं A। B क्या निकलेगा? H समानुपाती R। H समानुपाती R, अर्थात क्या लिखेंगे? यहाँ ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती है। समानुपाती होती है। और जो उसका C या अंतिम नियम है वो कौन सा है? H समानुपाती T। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊष्मा समय के समानुपाती है। यहाँ ऊष्मा किसके समानुपाती है? समय के। और यही आपको 3 संबंध यहाँ पर बेटा बताए गए हैं, जो आपको पीछे के सवालों में, पीछे की आंतरिक सवालों में इसका एक सवाल भी दिया हुआ है। और इस सवाल को हम यहाँ पर जब देखेंगे तो बताया गया है कि समीकरण नंबर 4 में इसकी ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, तथा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और ऊष्मा के समय के समानुपाती होती है। और यही विद्युत धारा के लिए ऊष्मा का तापीय प्रभाव कहलाता है। धन्यवाद।